नमस्कार, स्पोर्ट्स कैन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आनंद श्रीवास्तव। देश और दुनिया की तमाम खेल खबरों पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जाने माने खेल पत्रकार मलय नीरव। मलय, स्पोर्ट्स कैन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद आनंद। सबसे पहले डालते हैं नजर स्पोर्ट्स हेडलाइंस पर। भवानी देवी ने कॉमनवेल्थ फेंसिंग चैंपियनशिप में जीता स्वर्ण पदक। आईसीसी 2020 क्रिकेट रैंकिंग में भारत टॉप पर बरकरार। सुनील छेत्री और मनीषा कल्याण बने वर्ष के सर्वश्रेष्ठ भारतीय फुटबॉलर। और बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेलों के पदक विजेताओं के भारत लौटने पर जोरदार स्वागत। आज सुबह भारतवासियों को एक और गर्व का क्षण मिला। जब वे उठे तो उनके चेहरे पर मुस्कान थी, क्योंकि बर्मिंघम के बाद अब लंदन में जन गण मन बज रहा था और तिरंगा शान से फहर रहा था। ये गर्व का अवसर दिया टोक्यो ओलंपिक में अपने प्रदर्शन से देश का दिल जीतने वाली तलवारबाज भवानी देवी ने। 28 साल की भवानी ने कॉमनवेल्थ फेंसिंग चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक अपने नाम किया। उन्होंने सेब कैटेगरी के फाइनल मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया की खिलाड़ी वेस्लोवा को 15-10 से मात दी। मलय, एक ऐसा खेल जो भारत में बहुत ज्यादा लोकप्रिय नहीं है। टोक्यो में जब भवानी देवी गईं तो उनसे बहुत सारे लोगों ने जाना कि ये भी कोई स्पर्धा होती है। अब इस वैश्विक खेल स्पर्धा में स्वर्ण पदक। जी, चेन्नई में पैदा हुई भवानी के लिए ये गर्व का क्षण था जब वो पहली भारतीय फेंसर बनी जिन्होंने ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई किया। और अगर आप इस वर्ष की उनकी उपलब्धियों पर नजर डालें तो विश्व कप जब इस्तांबुल में हुआ वहां वो 23वें स्थान पर रहीं और अभी 42वां उनका रैंक है। लेकिन उसके बाद विश्व चैंपियनशिप की जब शुरुआत हुई जुलाई में काहिरा में, कैरो में, तो सेकेंड राउंड में पहुंची थी। और कॉमनवेल्थ फेंसिंग चैंपियनशिप इनका इस वर्ष का 10वां अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट है। जैसा कि उन्होंने खुद जीतने के बाद कहा कि ये बहुत ही टफ फाइनल था ऑस्ट्रेलिया के फेंसर के सामने, और उन्होंने बहुत खुशी जाहिर की कि मुझे एक स्वर्ण पदक मिला। और ये देखा जाए तो इस फेंसर के लिए बहुत ही शानदार यात्रा है, क्योंकि जो मोमेंटम, जो गति उन्होंने प्राप्त की है इस यात्रा में जितने कम समय में, और जिस तरह से उसको बरकरार रखा है, उसी को देखते हुए फेंसिंग एसोसिएशन के महासचिव राजीव मेहता ने भी कहा है कि ये भारत में पथ प्रदर्शिका के रूप में काम करेंगी। फेंसिंग में जो लोग आगे आना चाहेंगे, तलवारबाजी खेल को खासकर महिलाओं के बीच लोकप्रिय बनाने में, उसे आगे ले जाने में इनकी अहम भूमिका होने वाली है, क्योंकि वो प्रेरणा की स्रोत रही हैं हर किसी फेंसर के लिए, भारत के हर फेंसर के लिए। जो लोग जानते भी नहीं थे कि तलवारबाजी में भारत वहां तक पहुंच सकता है, इस चेन्नई की लड़की ने करके दिखाया है। और इस स्वर्ण पदक से ये विश्वास और प्रबल होगा, क्योंकि जो लोग देख रहे हैं, जान रहे हैं, उनको ऐसा महसूस होगा कि भारत में फेंसिंग में हम और आगे अच्छा कर सकते हैं। विश्वास बढ़ेगा, आत्मविश्वास बढ़ेगा, और हमें लगता है कि वो दिन दूर नहीं जबकि कई अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट्स में इंडियन फेंसर्स अपने भाग्य आजमाते हुए आपको दिखें। चलिए, उम्मीद करते हैं कि भवानी का ये शानदार प्रदर्शन आने वाले वैश्विक प्रतियोगिताओं में भी जारी रहेगा। अब बात करते हैं क्रिकेट की। आईसीसी की ताजा जारी क्रिकेट रैंकिंग में भारतीय टीम 2020 में पहले स्थान पर बरकरार है। वहीं वनडे में न्यूजीलैंड की टीम टॉप पर बनी हुई है। टी20 बल्लेबाजों की रैंकिंग में श्रेयस अय्यर को 6 स्थान का फायदा हुआ है और वो 19वें स्थान पर पहुंच गए हैं। ऋषभ पंत भी 7 स्थान के फायदे के साथ 59वें स्थान पर हैं। सूर्य कुमार यादव अब भी दूसरे स्थान पर हैं, लेकिन अंतिम टी20 में नहीं खेलने की वजह से उन्हें 13 अंक का नुकसान हुआ है। गेंदबाजों की टी20 रैंकिंग में भारत के भुवनेश्वर कुमार को 1 स्थान का नुकसान हुआ है और वो 9वें पायदान पर हैं। रवि बिश्नोई 44वें, कुलदीप यादव 87वें स्थान पर पहुंच गए हैं। महिलाओं की टी20 रैंकिंग में ऑस्ट्रेलिया की बेथ मूनी पहले स्थान पर बनी हुई हैं। कप्तान मेग लैनिंग दूसरे स्थान पर हैं। भारत की जेमिमा रॉड्रिग्स 7 स्थान के फायदे के साथ 10वें, स्मृति मांदना चौथे, शेफाली वर्मा छठे और दीप्ति शर्मा 2 स्थान के फायदे के साथ 36वें स्थान पर हैं। आयरलैंड ने अफगानिस्तान को 5 मैचों की टी20 सीरीज के पहले मैच में 7 विकेट से हरा दिया है। अफगानिस्तान ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 7 विकेट पर 168 रन बनाए। जॉर्ज डॉकरेल ने 20वें ओवर की 5वीं गेंद पर विजयी चौका लगाया, जिससे आयरलैंड
3 विकेट पर 171 रन के लक्ष्य तक पहुंच गया। आयरलैंड के कप्तान एंड्रू बिलबर्नी ने 51 और लोकरन टकर ने 50 रन की पारी खेली, जो जीत में अहम साबित हुई। 5 मैचों की इस श्रृंखला का दूसरा मैच कल खेला जाएगा। मलय, इन दोनों टीमों के बारे में बहुत ज्यादा चर्चा नहीं होती, लेकिन पिछले कुछ समय से आयरलैंड की टीम बढ़िया प्रदर्शन कर रही है। जी, मगर अगर आप देखें 2020 इंटरनेशनल की बात करें तो लगातार 8 बार हारने के बाद अब उसने अफगानिस्तान को हराकर ये महत्वपूर्ण जीत हासिल की है। और डॉकरेल, जैसा कि आपने कहा, उन्होंने मैच को अपने कब्जे में लेने वाली पारी खेली। जो एक गेंद बची थी उसके पहले एक चौका लगाकर उन्होंने 169 रनों का पीछा करते हुए 171 3 विकेट के नुकसान पर जो बनाए, उससे आयरलैंड को जीत हासिल हुई। और ये आयरलैंड इस क्रिकेट सीजन में, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में, ये आयरलैंड की पहली जीत है। और इसके पहले 3 वनडेयर्स में उनको हार का मुंह देखना पड़ा था। पॉल स्टर्लिंग और उनके कप्तान एंड्रू बैलबर्नी, ये 2 लोग हैं। पॉल स्टर्लिंग उनके सलामी बल्लेबाज हैं जिन्होंने 29 गेंदों में 31 रन बनाए, और एंड्रू बैलबर्नी ने 38 में 51। तो उन्होंने बहुत ही शानदार खेल का प्रदर्शन किया। और उसके बाद उनके विकेट कीपर जो लॉर्सन टकर हैं, उन्होंने भी बहुत अच्छे खेल का प्रदर्शन किया, 32 गेंदों में 50 रन बनाकर। तो इस प्रकार से आयरलैंड, देखिए, लगातार कोशिश करता रहा है अंतर्राष्ट्रीय पटल पर, क्रिकेट मंच पर अपनी स्थिति को मजबूत रूप में प्रदर्शित करने का। और उसको देख रहे हैं हम लोग कि ये एक जगह, एक मुकाम तक पहुंचने में ये जीत जो है उनको आगे लेकर जाएगी। और जहां तक अफगानिस्तान का सवाल है, अफगानिस्तान के लिए भी एक बड़ा सुखद मतलब ये बहुत अच्छी, सुखद अनुभव तो नहीं था, लेकिन इसी तरह से जो उनकी प्रतिभा है उसको तराशने में मदद मिलेगी। इस प्रकार की जो बहुत ही इस प्रकार के क्लोज फाइट्स जब होते हैं और आप वहां पे 1 रन से 2-1 रन से हारते हैं, तो इससे फिर से एक नई प्रेरणा जगती है, आप में एक नया मोटिवेशन आता है। जी हाँ, बिल्कुल। उम्मीद करेंगे कि कल जो दूसरा मैच है वो रोमांचक होगा और देखना होगा कि कौन सी टीम जीतती है। तेज गेंदबाज ट्रेंट बोल्ट ने न्यूजीलैंड बोर्ड से अपना अनुबंध समाप्त कर दिया है। वे अब बहुत कम क्रिकेट खेलते नजर आएंगे। बोल्ट ने यह फैसला अपने परिवार को समय देने और लगातार हो रही क्रिकेट की थकान को कम करने के लिए किया है। वो घरेलू क्रिकेट खेलते रहेंगे। वे अब न्यूजीलैंड की टीम का हिस्सा नहीं हैं। अब जब वो उपलब्ध हो सकेंगे तभी उनका चयन टीम में किया जा सकता है। बोल्ट इस समय सीमित ओवर की श्रृंखला के लिए वेस्टइंडीज दौरे पर हैं। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में उन्होंने अब तक न्यूजीलैंड के लिए 548 विकेट लिए हैं। मलय, ट्रेंट बोल्ट जैसा खिलाड़ी जो आईपीएल में भी बहुत शानदार खेलता है, हमने देखा कि न्यूजीलैंड के लिए बोल्ट और टिम साउदी काफी लंबे समय से जो पेस अटैक है उसकी अगुवाई करते रहे हैं। बड़ा सवाल फैमिली को टाइम देना, क्रिकेट का प्रेशर और बिजी क्रिकेट शेड्यूल। बिल्कुल, देखिए, एक वक्त वो आता है जब खिलाड़ी अपनी प्राथमिकताओं का फैसला करता है। उसे लगता है कि अब मेरी उम्र ऐसी है, जब मैं 30s क्रॉस कर रहा हूं, तो क्या मुझे उन्होंने कहा है कि मुझे अपनी पत्नी, अपने बच्चों को अधिक समय देना है। और जो ये सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से उनका नाम हटेगा, इसके बाद ऐसा नहीं है कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से एक तरह से संन्यास ले लेंगे। वो सिर्फ, मुझे जो लगता है कि द्विपक्षीय श्रृंखला जब होगी तब शायद उसमें उनको उतना अवसर न मिले, लेकिन जब वर्ल्ड स्टेज पे कोई टूर्नामेंट होगा उसमें ट्रेंट बोल्ट की जगह के लिए। और ये बात न्यूजीलैंड क्रिकेट के सीईओ डेविड वाइट ने भी कही है कि हम जब ऐसा कुछ बड़ा अवसर आएगा, वर्ल्ड कप समान कुछ मुकाबले होंगे, तो उसमें हम बोल्ट को लेने की बात सोचेंगे। मगर जाहिर बात है कि जिस प्रकार से लगातार द्विपक्षीय श्रृंखलाओं में, त्रिपक्षीय श्रृंखलाओं में वो खेलते रहे हैं और एक मजबूत स्तंभ के रूप में खेलते रहे हैं, न्यूजीलैंड के लिए ये बहुत कठिन होगा उनकी कमी की भरपाई कर पाना। क्योंकि बोल्ट, आप जानते हैं, ऐसे घातक राजस्थान रॉयल्स के लिए जो उन्होंने लगातार 16 मैचों में प्रदर्शन किया है, अगर आप रिकॉर्ड उठा के देखें, बहुत ही अच्छा प्रदर्शन उनका रहा है। तो इस प्रकार से एक न्यूजीलैंड के लिए आघात जरूर है, लेकिन हर खिलाड़ी को ये पता होता है कि उसकी प्राथमिकताएं क्या हैं, या वो कितने दिनों तक खेल सकता है और उसको क्या करना चाहिए। अभी जिस तरह से सेरेना विलियम्स का भी आपने आज सुना कि उन्होंने भी ये कहा कि मुझे भी अपने परिवार को देखना है। जी
जी हाँ, बिल्कुल। और क्रिकेट में ऐसे कई उदाहरण हैं। इंग्लैंड के पूर्व सलामी बल्लेबाज मार्कस टेस्कॉथिक ने भी क्रिकेट से ब्रेक लिया था। कुछ समय पहले बेन स्टोक्स ने भी क्रिकेट से ब्रेक लिया था। उन दोनों ने वापसी कर ली है। देखना होगा कि ट्रेंट बोल्ट किस तरह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में आने वाले समय में ब्लैक कैप्स के साथ जुड़ते हैं। भारतीय फुटबॉल के कप्तान सुनील छेत्री को वर्ष 2021-22 के अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर से नवाजा गया है, जबकि महिला वर्ग में मनीषा कल्याण को यह सम्मान मिला। छेत्री को 7वीं बार यह पुरस्कार मिला है, जबकि मनीषा पहली बार इस पुरस्कार के लिए चुनी गई। सक्रिय अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों के बीच तीसरे सर्वाधिक गोल करने वाले खिलाड़ी छेत्री को 2007 में पहली बार इस पुरस्कार के लिए चुना गया था। उन्होंने इसके बाद 2011, 13, 14, 17 और 18-19 सत्र में भी ये पुरस्कार जीता। बात करें अगर मनीषा की, तो हाल ही में साइप्रस के शीर्ष डिवीजन चैंपियन अपोलोन लेडीज के साथ एक बहुवर्षीय अनुबंध पर उन्होंने हस्ताक्षर किया है। इस टीम ने 2022-23 यूएफए महिला चैंपियंस लीग के क्वालिफाइंग दौर में जगह बनाई थी। अन्य पुरस्कारों की बात करें तो मार्टिना थोकचोम को 21-22 के लिए सर्वश्रेष्ठ उभरती हुई महिला फुटबॉलर चुना गया है, जबकि पुरुष वर्ग में यह पुरस्कार विक्रम प्रताप सिंह की झोली में गया है। वर्ष का सर्वश्रेष्ठ रेफरी का पुरस्कार क्रिस्टल जॉन को, जबकि वर्ष का सर्वश्रेष्ठ सहायक रेफरी का सम्मान उज्जवल हल्दर को मिला है। बहुत बड़ी बात मनीषा के लिए और सुनील छेत्री के लिए, लेकिन एक जो सवाल है मलय, वो ये कि 7 वर्षों में, पिछले 9 वर्षों में लगभग 7 बार इनको ये सम्मान मिला है। पहली बार 2007 में जीते थे, तो 15 साल में ये 7वीं बार। 15 साल के दौरान भारत में कोई दूसरा ऐसा फुटबॉलर नहीं आया जो सुनील छेत्री जैसा दूसरा फुटबॉलर नहीं आया। फुटबॉलर तो कई आए, मगर हजारों साल नरगिस जब अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा, तो सुनील छेत्री जैसा कोई नहीं आया। देखिए 2007 पहली बार, उसके बाद 2011, 13, 14, 17, 18, 19, मतलब आप देखें कि बीच में 7 और 11 के बीच 4 साल का जो था उनका संक्रमण काल था। उस समय ऐसा लग रहा था कि वो अब पता नहीं चलेंगे नहीं चलेंगे। और फिर अगर आप सैफ कप में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट थे, जहां तक मुझे याद आता है, और उसके बाद फिर अगर आप देखें कि 3 गेम्स में थर्ड राउंड जब AFC का हुआ तो 3 गेम्स में 4 गोल, राइट। तो इस प्रकार से मुझे लगता है कि उनके जैसा और दुनिया के 3 सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर्स में नंबर ऑफ इंटरनेशनल, उसमें उनका नाम शामिल है। तो अब रोनाल्डो जैसा तो एक ही होगा ना, कोई पेले जैसा तो एक ही होगा। तो ऐसा नहीं है कि न भूतो न भविष्यति, भविष्य में कोई होगा, लेकिन जहां तक अभी का सवाल है तो सुनील छेत्री अभी भी भारत के लिए फुटबॉल की आन बान शान। थोड़े दिनों पहले तक हम बैचुंग भूटिया का नाम ले रहे थे, तो ऐसा नहीं है कि अब सुनील छेत्री खत्म होंगे तो कोई नहीं आएगा। लेकिन जब तक सुनील छेत्री चल रहे हैं, जब तक धोनी चल रहे थे, ऋषभ पंत किनारे थे, तो इसलिए ये मत कहिए कि उनका रहना कहीं इस बात का तो नहीं है संकेत कि भाई उनकी साथ दवेला आ जाए और उसके बाद कोई खिलाड़ी पटल पर दिखाई न दे हमें। नहीं, ऐसा नहीं है। और जहां तक मनीषा का सवाल है, तो उनका ये पहला फुटबॉलर ऑफ द ईयर अवार्ड है, और जिस प्रकार से उन्होंने बहुत ही आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस राष्ट्रीय टीम के लिए अपने दिए हैं, तो मुझे लगता है कि अभी वो भी काफी लंबी रेस की घोड़ी साबित होने वाली हैं। चलिए, उम्मीद करते हैं कि सुनील छेत्री और मनीषा आने वाले टाइम में भी भारतीय फुटबॉल के लिए बड़ा योगदान देते रहेंगे। बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेलों से पदक विजेताओं का भारत लौटने का सिलसिला जारी है। आज भी बैडमिंटन टीम सहित कई खिलाड़ी भारत लौटे और उनका जोरदार स्वागत किया। इन सब पर चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले बात करते हैं पूजा गहलोत की। पूजा गहलोत कुश्ती में बर्मिंघम में पदक जीतने के बाद चर्चा में हैं। आइए सुनते हैं उन पर यह विशेष रिपोर्ट। सर, मैं सेमीफाइनल कुश्ती हार गई थी, बहुत दुख है, और मैं देशवासियों से माफी मांगती हूँ कि विश थी कि मैं यहाँ राष्ट्रगान बजाऊं, बट ये शब्द थे राष्ट्रमंडल खेलों में महिलाओं की 50 किलोग्राम कुश्ती में कांस्य पदक जीतने वाली पूजा गहलोत के। आमतौर पर पदक जीतने के बाद एथलीट खुश नजर आते हैं, लेकिन पूजा गहलोत निराश थीं, क्योंकि वो देश के लिए गोल्ड मेडल जीतने की ख्वाहिश रखती थीं। उनका सपना पूरा नहीं हुआ तो उनका दर्द छलका और उन्होंने देश से माफी मांगी। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके लिए जो कहा वो उनको मोटिवेट करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्विटर पर लिखा है कि पूजा, आपका पदक
जश्न मनाने के लिए कहता है, माफी के लिए नहीं। आपकी जीवन यात्रा हमें प्रेरित करती है, आपकी सफलता हमें प्रसन्न करती है। आप आगे महान चीजों के लिए बनी हैं, चमकती रहें। जाहिर है कि प्रधानमंत्री मोदी के इस ट्वीट के बाद पूजा गहलोत को थोड़ी सांत्वना मिली होगी, क्योंकि ये खेल है और यहाँ हार जीत लगी रहती है। पूजा ने देश को रजत पदक दिलाया, जो अपने आप में बहुत बड़ी बात एक एथलीट के लिए होती है। पूजा का कॉमनवेल्थ गेम्स में ये पहला पदक है। पूजा ने 2019 में अंडर 23 चैंपियनशिप में रजत पदक हासिल किया था। पूजा सोनीपत के गांव फरमाना की रहने वाली हैं। उन्होंने 6 वर्ष की उम्र में कुश्ती में कदम रखा। पूजा के चाचा धर्मवीर भी पहलवान थे। शुरुआत में पूजा के पिता कुश्ती के खिलाफ थे। पूजा जूनियर राष्ट्रीय स्तर पर वॉलीबॉल भी खेल चुकी हैं। पूजा गहलोत गीता और बबीता फोगाट को देखकर कुश्ती के क्षेत्र में आई हैं। फोगाट बहनों के 2010 कॉमनवेल्थ गेम्स में पदक जीतते हुए देखकर पूजा ने भी कुश्ती का रुख किया। उन्होंने 2015 में नेशनल चैंपियनशिप का खिताब अपने नाम किया। उम्मीद है कि पूजा आने वाले समय में देश का नाम रोशन करती रहेंगी। मुकेश कुमार, स्पोर्ट्स स्कैन। मलय, बर्मिंघम में कई कहानियां बनी। हमने अचंत शरद कमल को भी देखा, 40 साल की उम्र में स्वर्ण पदक जीतना। पूजा एक अलग स्टोरी है। आज जो है बैडमिंटन टीम की वापसी हुई। बैडमिंटन टीम ने भी कई परचम लहराए, चाहे लक्ष्य सेन की बात करें, पीवी सिंधु का पहला कॉमनवेल्थ गोल्ड मेडल था। और टीम इवेंट में हम भले ही मिक्स टीम इवेंट में पीछे हट गए, लेकिन अब बैडमिंटन टीम की एक नई चुनौती सामने आई है। वर्ल्ड डबल्स में भी स्वर्ण पदक जीता। देखिए, कहते थे ना चीन की दीवार, अब भारत के बाहर लोग इसे भारत की दीवार कहने लगे हैं। क्या बैडमिंटन में आप भारत की दीवार को लांघ पाएंगे? इस तरह की चर्चा होने लगी है। तो ये बताता है कि जो एक बैडमिंटन में भारत ने यात्रा शुरू की थी आजादी के समय से, जिसमें एक प्रमुख पड़ाव था जब प्रकाश पादुकोण ने ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप जीता, उसके बाद गोपी चंद ने जीता, वहां से लेकर फिर साइना नेहवाल और अब पीवी सिंधु तक, जो अब बैडमिंटन खिलाड़ियों की विजय यात्रा पर अगर आप नजर डालें तो आपको लगेगा कि बैडमिंटन के एक महाशक्ति के रूप में भारत में खिलाड़ी आए हैं। और उसका एक कारण है। उसका कारण यह है कि जिस प्रकार से कोचिंग प्रशिक्षण दिया गया, छोटे छोटे बच्चों को उनकी प्रतिभाओं को बहुत कम उम्र में तलाश कर उनके माँ बाप ने पहले प्रकाश पादुकोण अकादमी में, फिर उसके बाद गोपीचंद की अकादमी में, फिर भारत सरकार ने उसमें पूरा जोर लगाया। अब तो बहुत सरकार का बहुत जोर है। तो इसको देखकर ये लगने लगा कि बैडमिंटन में भारत में प्रतिभाओं की कमी नहीं है। और ये बात तय है कि नहीं है प्रतिभाओं की कमी, क्योंकि अगर आप विश्व चैंपियनशिप में भी भारत के नंबर ऑफ एंट्रीज देखें तो उससे पता चल जाता है कि ऐसा नहीं है कि के दुक्के कोई आ गया कोई नहीं आया। साइना नेहवाल जैसे जब आई थी तो दूसरा नाम ढूंढते रहते थे हम कि कहां। अब तो ये हालत है कि जब वर्ल्ड चैंपियनशिप के ड्रॉज अभी अनाउंस हुए हैं तो मैं बहुत दुखी था, क्योंकि उसमें भारत के 3 खिलाड़ी एक ही ग्रुप में हैं। तो उसमें से आपस में ही प्री क्वार्टर फाइनल में 2 का मुकाबला अगर हो गया तो भारत का एक तो बाहर हो ही जाएगा। ये स्थिति सिर्फ चीन की होती थी आनंद पहले, कि उनके 3-4 टीमें आपस में ही उलझती रहती थी। तो ये बहुत बड़ी बात है। जी हाँ, बहुत बड़ी बात है। और कार्यक्रम में चलते चलते थोड़ी सी चर्चा आपसे विराट कोहली पर भी करना चाहेंगे। श्रीलंका के पूर्व कप्तान और मुंबई इंडियंस के कोच महिला जयवर्धने ने कहा है कि वो वापसी कर सकते हैं। क्या लगता है, 3 साल का लंबा अंतराल, बढ़ती उम्र और दबाव? बिल्कुल, लेकिन खिलाड़ी से बेहतर कोई नहीं जानता कि उसमें कितनी प्रतिभा है, कितना क्रिकेट अभी बचा है। मेरे ख्याल से विराट कोहली खुद ही इस बात का सबसे अच्छा फैसला कर सकते हैं। लेकिन जहां तक बात है फॉर्म रीगेन करने की, तो ये सार्वभौमिक सत्य है कि एक सीरीज ही फॉर्म रिगेन करने के लिए काफी होती है। और अगर एशिया कप में विराट कोहली ने, चाहे वो किसी भी स्थान से खेल रहे हों, चाहे वो ओपन करें या नंबर 2-3 पे आए, किसी भी स्थान से हों, अगर वो उन्होंने अच्छा प्रदर्शन कर दिया तो विश्व कप में उनका जाना पक्का होगा। अगर उन्होंने नहीं किया तो मैं कह सकता हूं कि विराट कोहली स्वयं ही दोबारा सोचेंगे कि मुझे विश्व कप में हिस्सा लेना चाहिए या नहीं। लेकिन हमें ऑप्टिमिस्टिक, आशावादी होना चाहिए। हमें लगता है कि विराट जैसी विराट शख्सियत के लिए अभी उनके क्रिकेट जीवन की सांध्य वेला शायद नहीं आ रही हो इतनी जल्दी। तमाम भारत के क्रिकेट प्रेमी भी यही उम्मीद कर रहे होंगे कि एशिया कप में विराट का बल्ला विराट गति से चले, उनके झोली में रन बरसे, शतक आए और फिर वो विराट कोहली जो चेज मास्टर कहे जाते हैं अपनी रंगत में लौटे। मलय, स्पोर्ट्स कैन से जुड़ने के लिए और तमाम खेल खबरों पर चर्चा के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।
स्पोर्ट्स कैन का आज का अंक यहीं समाप्त होता है। पूरी टीम को दीजिए अनुमति। कल आपसे होगी फिर मुलाकात। नमस्कार।